पहुंचा डॉक्टर ध्रुव राजी गुदारा सके राम राम जी। बिया तो किसी परिचय होता आज को नहीं सारूंगर किसान नाचित्रिय जना एक प्रगतिशील किसान है और एक खेती विशेषज्ञ भी है। तो आज अपन बात करा के थार सोबा नाम की खेजड़ी है वह मृत्यु खातर वरदान साबित होने लग रही है। बिल्कुल। तो थार सोबा खेजड़ी के बारे में थे जानकारी दो कौन किसान लगावे की किसान खातर वैरायटी है और के में इनकम को सोर्स रहे है भी पर थे थोड़ा प्रकाश करो। पहली बात पहली बात या अच्छा सबसे पहली बात अगर अच्छा हिंदी में बताऊं तो तकनीकी आधारित बागवानी, अच्छा खेजड़ी की खेती, अच्छा जी ये पूरी एक बुक है। ये हर किसान को जो पढ़ा लिखा है ना उस हर किसान को पढ़ना चाहिए। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, इससे क्या बढ़ाया जा सकता है, कब से हो रहा है ये काम। और ये बेहतरीन काम शुष्क अर्ध शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है ना डॉक्टर दिलीप कुमार समाजिया जी, उन्होंने ये काम किया था। ये जो थार सोबा खेजड़ी है ना ये डॉक्टर समाजिया जी की देन है पूरे देश को। इसके लिए सबसे पहले तो इस महान वैज्ञानिक को जो आज भी इस संस्थान में काम कर रहे हैं उनको मेरा मोड़ी का राम राम। तो इनके अलावा अगर थार सुबह खेजड़ी बाबा जी बात करा तो खजूर की खेती को अल्टरनेटिव है मतलब जबकि में जबकि आपने नॉर्मल जमीन है जगह में आप और खजूर की खेती तो हो सके लेकिन आ एक जेड ग्रेड की जमीन जगह बोला जबकि कोई खेती नहीं होती है थार सुबह जमीन नहीं रेगिस्तान का पौधा ही खेजड़ी थी। अच्छा केर थी थी खजूर तो 2008 के अंदर पैर रखे थे इस धरती पे। मतलब वनस्पति हमारी तो है राजस्थान के रेगिस्तान की खेजड़ी को तुलसी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि इसके नीचे भी चारों तरफ फसल हो जाती है, ये किसी भी फसल के साथ कंपटीशन नहीं करता। इसकी जो भी पत्तियां वगैरह गिरती है ना वो सारी न्यूट्रेटिव है। फेमस क्यों हुई पर्टिकुलर शब्द थार सोबा या सोबा थार ही क्यों पॉपुलर हो गया? बेसिकली इसका खेजड़ी का नाम थार सोबा है। अच्छा थार मतलब रेगिस्तान, सोबा मतलब उसकी शान, रेगिस्तान का शान है ये पौधा, इसलिए इसका नाम थार सोबा है। क्यों पॉपुलर हुई कि ये सांगरी के लिए बहुत ही उचित है। इसकी जो सांगरी लगती है, जो फड़ियाँ लगती है ना वो बहुत ही न्यूट्रेटिव है और उसके अंदर कैंसर के भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दुनिया के रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये सबसे ज्यादा न्यूट्रेटिव प्लांट है। मतलब इसको रेगिस्तान का मेवा बोल सकते हैं। रेगिस्तान का मेवा ही है पंचकुटा। अगर किसी ने रेगिस्तान का पंचकुटा खाया है ना, हाँ जी, यहाँ पंचकुटा किसी ने नाम सुना होगा ओरिजिनल, तो उसके अंदर कैर भी था, ऊंठा भी थी, सांगरी थी। ये राजस्थान के, और राजस्थान के अंदर पर्टिकुलर जहाँ पर हम बैठे हैं ना यहाँ से शुरू होकर के बाड़मेर के गढ़ा रोड जब निकलते हैं ना 1 अरब रुपए का व्यापार है। 1 अरब सांगरी का और मतलब नहीं, टोटल थार की वनस्पति का हमारी उसमें हिस्सेदारी क्या है? जीरो है। जीरो है, हमें पता ही नहीं। तो थार सोबा के पौधे कहाँ से मिलेंगे? थार सोबा के पौधे मिलने का सबसे उचित स्थान एक ही है जिसको हम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बोल देते हैं और वो बीकानेर के अंदर है। अच्छा। अगर किसी भी किसान को ओरिजिनल पौधा लेना हो तो सबसे पहले वहां जाकर के बुकिंग करवानी चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, पैसे साथ लेके जाए और संस्थान में जाके बुकिंग करवाए। अगर वहां नहीं पहुंच सकता तो हमारे संस्थान में आ जाए। हम जो खजूर संस्थान चला रहे हैं, हम थार सोबा खेजड़ी को भी प्रमोट कर रहे हैं। 90-417-78-306 आधार कार्ड की कॉपी पे जो बुकिंग करो, हम भी उसी संस्थान से बुकिंग करवा करके पौधे आपको उपलब्ध करवा देंगे। थार सोबा के पौधे ऊपर पौधे प्राइस की बात करें तो इनको रेट के है? वाइड रेंज है, 250 रुपए में भी मार्केट में उपलब्ध है। अच्छा जी, और 90 रुपए में भी उपलब्ध है। 90 और 250 कोई डिफरेंस नहीं है। सरकारी संस्थानों से पौधे लेकर के 90 रुपए में, 250 रुपए में किसानों को बेचे जा रहे हैं। बिचौलिए जो 90 रुपए में खरीद के 250 रुपए में इसको किसानों को बेचते हैं। और जो प्रोफेशनल हम जैसे तैयार करवाते हैं वो अपनी नर्सरी की कीमत लेते हैं। तो डेफिनेट है हमने जो पौधा अगर उस वैरायटी का या मदर स्टॉक वो है, अगर उसमें ग्राफ्टिंग करवाई है तो 250 रुपए में पौधा बेचेंगे। क्यों? कि व्यवसाय करने के लिए बैठे हैं। समाज सेवा, खाली समाज सेवा नहीं होती। सही है। तो इन पौधे में कितने टाइम बाद में प्रोडक्शन आने लग जाए? एवरेज अगर आपने थार सोबा का ओरिजिनल पौधा लगाया है ना तो चौथे साल ये आपको सांगरी देना शुरू कर देता है। सांगरी देना शुरू कर देता है। अगर आप इसके देने की बात करें तो ये 1 किलो से स्टार्ट होता है। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी की। छोटी सी प्रोसेसिंग है इसकी। सॉलिड ड्रायर आता है, वो ले आओ, पैकिंग करो, ब्रांडिंग करो, फूड प्रोसेसिंग सीखो।
हम आपको असिस्टेंस करने के लिए तैयार बैठे हैं राजस्थान के अंदर। यहाँ से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सांचौर, कहीं भी इस बेल्ट में चले जाओ, हम आकर के प्रशिक्षण करवा देंगे आपको। अच्छा, तो सांगरी बाजार में झड़ता है ड्राई सूखी सांगरी में भाई बिका है, तो भाई क्या रेट तक जावा बाजार में? बहुत हाई कीमत है। नॉर्मल बाजार की कीमत ही 1000 रुपये है। आज आपको पंसारी वाली, अंसारी, मंसारी की दुकान पे जाके पूछेंगे ना, 1000 रुपये किलो है। अगर थोड़ी सी बेस्ट क्वालिटी के लेंगे तो 2000 रुपये किलो है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो मिंकी चिंकू वाले बच्चे के पापा और मम्मी वाले है ना, वो बॉम्बे वाले, उनको हम 4000 रुपये किलो बेचते हैं, क्योंकि वो बेचारे पैकिंग खरीदते हैं। हाँ, मतलब अपने सांगरी में बिना नॉर्मल बाजार में बेचने जाओ तो भी 1000 रुपया किलो ये रेट स्टार्ट है। बात बहुत होलसेल नहीं है, वो रिटेल प्राइस रिटेल प्राइस है। रिटेल और होलसेल का एक डिफरेंस है। 300 रुपये किलो आम घर में जो दादी माँ बुआ ने जो सुखा रखी है ना, वो 250-300 रुपये में बिकना शुरू हो जाता है। मतलब फूड प्रोसेसिंग सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है? ताकि वो दादी माँ की जो टेक्निक है ना, उसको प्रोसेसिंग इनपुट दे करके 1000 रुपये किलो, ताकि किसान को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फूड प्रोसेसिंग योजना इतनी है। अच्छा, तो इन खातर कोई जलवायु के जलवायु चाहिए? राजस्थान की जलवायु, राजस्थान पूरे भारत में अगर कमर्शियल रूप से खिचड़ी कहीं हो रही है ना, तो वो राजस्थान ही है। और राजस्थान का भी वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में भी है हमारे वाले 12 जिला है। ये ही हो सकता है इस भूभाग में। बाकी इस भारत भूमि पर खिचड़ी और कहीं होने की संभावना बहुत कम है। अगर हो भी जाएगी तो सांगरी वो क्वालिटी की नहीं आती। मतलब वो इन पौधे को मूल स्थान है, और मूल स्थान है ये इस पौधे का। मूल स्थान पर वो सब बढ़िया बनता है। बिल्कुल सबसे मूल स्थान है, यहाँ सबसे अच्छा बनता है। यहाँ की डेजर्ट क्लाइमेट इसको सपोर्ट करती है। यहाँ इसको पानी की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कैटल ग्रेजिंग के काम में आता है, ये चारे के काम में आता है। हमारी जो भेड़ और बकरियां, हमारे ऊंट जो है ना, वो इसकी जो पत्तियां निकलती है, इसकी जो कटाई की निकलती है, जिसको लूम बोल देते हैं, जो फड़ियां बचती है, पक जाती है, वो हमारे पशुओं का चारा है। सही है। न्यूट्रिएंट प्रोटीन से भरा हुआ वो चारा है, हमारे पशु उसको खाते हैं। तो हमारे लिए मल्टी ऑप्शनल प्लांट है। सांगरी आदमी ने खा ली और बाकी जो प्लांटिंग वेस्टेज बचा वो पशुओं ने खा लिया। इसका कुछ भी बेकार नहीं जाता। हाँ, जड़ता ही सुनना कि छपनो काल बड़े पुराने टाइम में तो भी टाइम में खिचड़ी आम आदमी को सारो बने। न्यूट्रिएंट था सारा, इसलिए बना कि न्यूट्रिएंट वाली थी। खाने को कुछ था ही नहीं। देश में इतनी समृद्धि नहीं थी। देश तो आयात, अन्न भी आयात करता था। उसके बाद में बड़ी मेहनत से आत्मनिर्भर हुए। अब इस आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ा करके कुपोषण को दूर करना है, प्रोटीन वाली चीजें मार्केट में लेकर आनी है। मतलब आत्मनिर्भरता वो एक सफलता का सफर है। बिल्कुल, ये शानदार सफलता का सफर है और हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सब्सिडी के बारे में कोई जानकारी दो आप? नहीं, फिलहाल सब्सिडी नहीं है, परंतु हमने क्लस्टर का प्रयास किया है कि हम एक क्लस्टर के प्रयास के अंदर है। क्लस्टर का एक प्रपोजल दे रखा है सरकार को। उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार इसको राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंदर भी लेकर आए और इसको खिचड़ी क्लस्टर योजना के अंदर भी लेकर आए, ताकि किसानों को इसके लगाने और उसकी पूरी पैकेज ट्रेनिंग ट्रैक जो भी है ना, इसकी ट्रैक्स हैं, इसको मतलब बीज से लेकर बाजार तक सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध करवाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। अच्छा, तो थार सभा खिचड़ी के बारे में इनके अलावा थे किसानों को विशेष राय देनी चाहो तो जो कोऑपरेशन में करना है पूछ के? मैं तो किसानों को एक ही बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके खेत है, बरानी जमीन है राजस्थान के, अगर कहीं भी 2 बीघे भी है ना, तो उस 2 बीघे के अंदर आप थार सभा खिचड़ी लगा दो। और अगर किसी के 50 बीघे हैं तो 2 बीघा पर्टिकुलर बागवानी वाले तरीके से वो बेड, वो हमारे जो चौचले है ना, मैंने तो लाइन लगा रखी है, मैंने तो इधर लाइन लगा रखी है, मैंने तो विंड स्ट्रीम लगा रखी है, नहीं, बागवानी आधारित तरीके से। अच्छा, बागवानी आधारित तरीके से करो, पौधे से पौधे, लाइन से लाइन की जरूर, बिल्कुल उसकी कैनोपी मैनेजमेंट करके एकदम हॉर्टिकल्चर प्रोफेशनल तरीके से, और फिर प्रोफेशनली उसकी कटिंग और बडिंग करो, फिर प्रोफेशनली उसका प्रोडक्शन निकालो, फिर प्रोफेशनली उसको बेचो। ये जो आप 1 क्विंटल मूंग और 2 क्विंटल बाजरी, 3 क्विंटल ग्वार हो जाता है हमारे, 5 क्विंटल मूंगफली हो जाती है, 1 क्विंटल इसबगोल और 1 किलो जीरो हो जाता है ना, इन बेवकूफियों से बाहर निकलो। अच्छा, ये धरती का श्रृंगार है, इसको लगाओ। इसको लगाओगे ना तो ये टेम्परेचर भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। नंबर 2, ये जो आपका जीरो और इसबगोल रही है, इसके बीच में करोगे ना तो ये माइक्रो क्लाइमेट तैयार करता है। उसको अचानक ठंड मार जाती है, जो पाउडर मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू मार जाता है ना, वो बीमारी इसके अंदर नहीं आएगी। तो खिचड़ी राजस्थान के लिए वरदान है। मतलब छोटी फसलें इंटरक्रॉपिंग बहुत ज्यादा सक्सेस है। इंटरक्रॉपिंग इसलिए सक्सेस है कि उसने पौधे को ऊपर से कवर कर लिया। वो डायरेक्ट विंड का अटैक नहीं हो रहा है उसके ऊपर, डायरेक्ट
कोल्ड वेव का अटैक नहीं हो रहा है उसके ऊपर, बीमारियां अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी का अगर रेडियस देखेंगे ना, तुलसी की तरह खेजड़ी का, तो इसका ओरा एनर्जी बहुत है। अच्छा, तो ओरा एनर्जी होने की वजह से ये अपने आसपास बीमारी नहीं फैलने देता, जैसे तुलसी नहीं फैलने देती, उसी प्रकार खेजड़ी भी बीमारी नहीं फैलने देती है। इसके ऊपर प्राकृतिक पक्षियों का निवास है, तो वो प्राकृतिक पक्षी है ना, तो वो हार्मफुल कीड़ों को मकोड़ों को चुप करके खा जाते हैं। चलो ठीक है। तो किसान भाइयों ने थार सुबह खेजड़ी पर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। जानकारी तन सीख लगी। किसान भाइयों कमेंट के माध्यम से जरूर दियो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय धन्यवाद। किसान। जय।